गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज कृतिका का एक पाठ जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं पाठ का नाम। देखो, पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। ये साना साना का क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले शीर्षक के बारे में जान लो। साना साना हाथ जोड़ी, इसका क्या अर्थ होता है? साना साना हाथ जोड़ी जो वाक्यांश है वस्तुतः नेपाली भाषा की एक प्रार्थना है, प्रार्थना की पंक्ति है। साना साना हाथ जोड़ी मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर। साना साना का अर्थ होता है छोटे छोटे, हाथ जोड़ी मतलब हाथ जोड़कर। इस पाठ में हम देखेंगे कि शीर्षक जो दिया गया है साना साना हाथ जोड़ी, इसका औचित्य क्या है और इस तरह का शीर्षक क्यों दिया गया। जब हम पाठ में प्रवेश करेंगे तब इसकी जानकारी होगी। यह पाठ साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का क्या अर्थ होता है? यात्रा तो जान रहे हो, आदमी सफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। और वृतांत का अर्थ होता है कथा। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पर निकलता है और यात्रा के दौरान उसे जो अनुभव होता है उसी अनुभव का अपनी कथा में वर्णन करता है। लेकिन अनुभव भी कई तरह के होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव यात्रा के दौरान। तो इस प्रकार की विधा जो साहित्य में आई है, यात्रा वृतांत जो विधा है, हिंदी साहित्य की एक विधा है। विधा जानते हो, साहित्य का एक प्रकार है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, उसी प्रकार से रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, संस्मरण, जीवनी, ये सब जितनी भी विधाएं हैं, इन सभी विधाओं में जीवन से जुड़ी हुई बातों का ही वर्णन होता है, जिक्र होता है। सबका लेकिन ढंग अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। यह यात्रा वृतांत है। इसमें यात्रा के दौरान लेखक या लेखिका जो कुछ वर्णन करने योग्य दूसरे के
सिखाने योग्य, दूसरे को बताने योग्य जो बात होती है उन बातों का जिक्र करता है इस विधा में। मधु कांकरिया ने यात्रा की है, पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा। सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, नाम सुना होगा तुमने, और पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है। प्रकृति ने बहुत बड़ा वरदान दिया है उस क्षेत्र को, उस राज्य को। यह पर्वतीय इलाका है, पर्वतों, नदियों, घाटियों, झरने, ये सब वहां पर तुम्हें मिलेंगे। तो सिक्किम से यात्रा करती है लेखिका हिमालय की तरफ, ठीक है। सबसे पहले सिक्किम जाती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और गंगटोक जो राजधानी है वहां से वह यात्रा करती है युमथांग के लिए। सिक्किम अर्थात गंगटोक से हिमालय के बीच, गंगटोक और हिमालय के बीच युमथांग एक स्थान है जहां सैलानी जाते हैं, सफर करते हैं, प्राकृतिक आनंद लेते हैं। तो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग नामक स्थान है, वहां के लिए यात्रा करती है लेखिका। तो इसी यात्रा का इसमें वर्णन है। सबसे पहले गंगटोक का वर्णन करती है लेखिका। तुम जानते हो कि गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। तो वहां जब जाती है लेखिका तो वहां के मनोरम दृश्य को देखकर हैरत में पड़ जाती है। लेखिका कहती है कि गंगटोक जो शहर है उसकी सुबह, उसकी शाम, उसकी रात, उसके दिन सब सुंदर ही सुंदर है। सच्चाई यही है कि जहां प्रकृति का अनुपम दृश्य है, अनुपम रूप है, वहां पर सब कुछ सुंदर ही दिखता है। शाम भी अलग तरह दिखेगी, सुबह भी अलग तरह की दिखेगी, रात भी अलग तरह की दिखेगी, और दिन भी, क्योंकि वहां पर नजारे पल पल बदलते रहते हैं। गंगटोक में रात्रि और सुहावनी हो जाती है। उसका रात्रि का जो दृश्य है गंगटोक का, वह दिव्य रहता है। लेखिका बताती है कि गंगटोक जाने के बाद रात में ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती पर आ गया हो और आसमान के सारे तारे इस धरती पर बिखर गए, और वो सारे के सारे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं और एक अनुपम दृश्य की रचना करते हैं, अनुपम सौंदर्य की सृष्टि करते हैं, और देखने वाला वो देखता ही रह जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब गंगटोक जाओगे
जीवन में कभी ऐसा अवसर मिले तो जरूर जाना सिक्किम। और रात्रि के समय पहाड़ पर जो बत्तियां जलती रहती हैं, बिजली बत्तियां, उन बत्तियों को, बिजलियों को देखने से तुम्हें लगेगा कि रात्रि के समय जैसे आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, वो आसमान उलट गया है गंगटोक में, और सारे के सारे बिजली की जो बत्तियां हैं वो तारे सदृश टिमटिमाते नजर आते हैं, अनुपम छटा बिखेरने लगते हैं। तो इस प्रकार से गंगटोक का वर्णन लेखिका करती है, और लेखिका को जाना है प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन करने के लिए, योमथांग के लिए रवाना होना है। लेकिन चूंकि वह पर्वतीय इलाका है, इसलिए पैदल बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। लोग जीप से, कार से जाते हैं, और पहाड़ी एरिया होने के नाते स्वाभाविक रूप से वहां का जो रास्ता है, वहां की जो सड़क है, वो जो रास्ता है बड़ा ही दुर्गम है, टेढ़ा मेढ़ा है, जलेबी की तरह घुमावदार, कहीं चौड़ा है, कहीं सकरा है। और विचित्र दृश्य वहां पर है। सड़क से जब कोई जाता है तो समझो कि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ बहुत विशाल का ऊंचे ऊंचे पर्वत, और खाई की तरफ देखने पर भय लगता है, और पहाड़ की तरफ देखने पर आदमी को अचरज लगता है, भगवान ने किस तरह की रचना की है। तो इस प्रकार से लेखिका जीप पर चढ़ करके और योमथांग के लिए रवाना होती है। जिस जीप पर वह चढ़ती है उसके साथ एक सहेली भी है जिसका नाम है मनी, और जो ड्राइवर है वो ड्राइवर गाइड का भी काम करता है। वहाँ पेशा है, देखोगे जो जीप कार चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं वो गाइड का भी काम करते हैं। तो जितेन नार्गे नामक ड्राइवर है लेखिका के साथ, वह गाइड का भी काम करता है। सब लोग जीप पर बैठते हैं और लेखिका जीप की खिड़कियों से बाहर के दृश्यों का अवलोकन करती है, और जहां जहां उसे कोई नई चीज दिखाई देती है, कोई नया दृश्य दिखाई देता है, उसके बारे में वह जितेन से पूछ बैठती है। तो इस पाठ में लेखिका ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य, प्रकृति की विभूतियों का वर्णन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए जीवन की वास्तविकता का भी वर्णन इसमें करती है। प्रकृति वर्णन तो जान रहे हो, पहाड़ का वर्णन, पेड़ पौधों का वर्णन, पुष्पों का वर्णन, हवाओं का वर्णन, बादलों का वर्णन, घाटियों का वर्णन, सड़कों का वर्णन, इन सारी चीजों का वर्णन करते करते जीवन की वास्तविकताओं का भी वर्णन करती है लेखिका। ये जीवन की वास्तविकता क्या, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस इलाका में भी लोग रहते हैं, बसते हैं। कल्पना कर लो कि जहां प्रकृति का ऐसा रूप है, खतरनाक रूप,
जहां जीना बड़ा ही कठिन है, फिर भी वहां पर जीवन है, फिर भी वहां लोग बसते हैं, लेकिन बसते हैं तो बड़े ही संघर्ष के साथ बसते हैं। मैदानी भाग में रहने वाला जीवन और पर्वतीय प्रदेश में रहने वाला जीवन, दोनों में फर्क होता है। मैदानी जीवन बड़ा ही आसान होता है, सब कुछ वहां उपलब्ध होता है, हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, खाने की, पीने की, अन्न की, पानी की सुविधा मिल जाती है, दवाओं की सुविधा मिल जाती है, स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, हर तरह की चीज वहां मैदानी भाग में आसानी से मिल जाती है। लेकिन इन सारी चीजों की उपलब्धि पर्वतीय प्रदेश में आसानी से नहीं हो पाती है। इसलिए पर्वतीय प्रदेश का जीवन बड़ा ही संघर्षमय होता है। तो इस पाठ में लेखिका ने वहां के जीवन को देखा, वहां रहने वाले व्यक्तियों के संघर्ष को देखा, वहां के पुरुषों को देखा, वहां की स्त्रियों को देखा, वहां के बच्चों को देखा, तो किस प्रकार से ये वहां संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। यही जीवन की सच्चाई है और उसका वर्णन लेखिका करती है। इसको हम झुठला नहीं सकते। हमारा जो जीवन है, हम जिस देश के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं, इस देश में प्रकृति के कई रूप हैं और सभी रूपों में जीवन है, जीवन यापन लोग करते हैं, लेकिन कहीं पर आसानी से, कहीं पर कठिनाई से जीवन यापन लोग करते हैं। तो सब कुछ को साथ में लेकर हमें चलना पड़ेगा। हम अच्छी चीज को देखेंगे और जो कठिन चीज है उसे हम नजरअंदाज कर देंगे, यह सही नहीं है। हमें उन चीजों को भी देखना होगा, क्योंकि वह भी हमारा जीवन है, वह भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए लेखिका इस पाठ में उस जीवन का भी वर्णन करती है, जीवन की सच्चाई का भी वर्णन करती है, ताकि लोग जान जाएं कि इस पर्वतीय प्रदेश में लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकृति ने जो सौंदर्य की राशियां वहां पर प्रदान की है, उनके बीच जीवन की सच्चाई क्या है और उनके बीच संघर्ष क्या है। जहां सत्य है, जहां सुंदर है, जहां शिव है, वहां पर अभाव है, वहां पर संघर्ष है, वहां पर कठिनाई है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन है, सच्चाई है कि वहां भी क्या है, कठिनाई है, वहां भी संघर्ष है, वहां भी मौत है। लोग मौत से जूझते रहते हैं और फिर भी अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में प्रकृति वर्णन के साथ साथ जीवन के यथार्थ का भी वर्णन किया गया है। तो दोनों चीजों का वर्णन बड़ा ही सुंदर और साहित्यिक ढंग से यहाँ किया गया है। बच्चों, प्रकृति वर्णन का हमारे जीवन में क्या महत्व? इस पाठ से हमें क्या मिलने वाला है? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पाठ्यक्रम में इस प्रकार का जो ये पाठ दिया गया है, प्रकृति वर्णन से संबंधित पाठ, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलने वाला? लाभ मिलता है, तुम तो जानते हो कि हमारा जीवन प्रकृति से निर्मित हुआ है। शुरू में यह जीवन प्रकृति के संपर्क में आया और धीरे धीरे मानव सभ्य होता चला गया और प्रकृति से दूर चला गया। और क्या कहता है कि आज प्रकृति के साथ साथ वो दुर्व्यवहार करने पर उतर गया है। लेकिन सच्चाई क्या है कि हमारा जीवन हमेशा प्रकृति के संपर्क में रहता है, रहता आया है
और रहना भी चाहिए। यदि हम प्रकृति के संपर्क में न जाएं तो हमारा जीवन शुष्क हो जाए, नीरस हो जाए, आदमी जीने को तैयार नहीं हो सकता। प्रकृति जो है हमारे जीवन में उत्साह पैदा करती है, हमारे जीवन में सुंदरता का भाव पैदा करती है। प्रकृति हमारे अंदर कल्पना की प्रवृत्ति जागृत करती है, हम कल्पनाशील होते हैं और हम हमारे अंदर कल्याण का भाव जागृत होता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति ईश्वर है, प्रकृति सत्य है, प्रकृति सुंदर है, प्रकृति शाश्वत है। इसलिए जब हम प्रकृति के संपर्क में जाते हैं तो हमें ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, हमें सौंदर्य के दर्शन होने लगते हैं और हमारे अंदर शिव का भाव पैदा होता है। शिव मतलब कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, तुमने सुना होगा। तो साहित्य में इन्हीं तीनों का वर्णन होता है। सत्य का वर्णन होता है, जीवन के सत्य का वर्णन होता है, शिवम अर्थात कल्याण का वर्णन होता है। साहित्य जो होता है वो जीवन के कल्याण के लिए होता है। साहित्य पढ़ करके हम जीवन प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर मान लो कि कहीं निराशा का भाव पैदा हो जाए तो साहित्य पढ़ करके हमारे अंदर आशा का संचार हो, है कि नहीं? हम यदि कर्तव्य विमुख हो जाते हैं तो साहित्य पढ़ करके हम कर्तव्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। इसलिए साहित्य जो है वो सिर्फ वो साथ लेकर चलता है। सहितस्य भावः साहित्यम। तो साहित्य क्या है? सत्य है, साहित्य शिव है, साहित्य सुंदर है। उसी प्रकार से प्रकृति क्या है? सत्य है, प्रकृति शिव है, प्रकृति सुंदर है। तो प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए और इसी वजह से, इसी कारण से इस तरह का पाठ दिया गया तुम लोगों को पढ़ने के लिए, ताकि तुम्हारे अंदर प्रकृति की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति जागृत हो, है कि नहीं? तुम्हारे अंदर प्रकृति की ओर जाने की भावना पैदा हो और तुम्हारे अंदर सत्य, सुंदर और शिव का भाव पैदा हो। इस तरह से यह पाठ तुम्हें पढ़ने के लिए दिया गया है और बड़ा ही प्रेरणादायक यह पाठ है। लेखिका सुबह जब गैंगटॉक पहुंचती है तो वहां जाने के बाद वहां से उसको 149 किलोमीटर दूर युमथांग के लिए निकलना है और जब वो जीप पर चढ़ करके जाने लगती है जब वह जीप पर चढ़ करके जाने लगती है तब प्रकृति की छटा को वह निहारने लगती है और चारों तरफ देखती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पास से गुजरते हुए बादल हैं और हवाओं के झोंकों पर लहराते पुष्प हैं। कल 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 बहती नदी है, तीस्ता नदी। सिक्किम के आसपास तीस्ता नदी बहती है और तीस्ता नदी के किनारे किनारे वो रास्ते बने हुए हैं। पहाड़ को तोड़ तोड़ कर वहां के लोगों ने रास्ता बनाया। बड़ा ही कठिन काम किया है लोगों ने और आज भी यह काम जारी है। इस काम में न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, कितने लोग वहां मर गए इस काम के करने में। तो इसका भी जिक्र है इस पाठ में। तो सच्चाई यही है कि तीस्ता नदी के किनारे किनारे सड़क बनी हुई है और उसी सड़क से लोग आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं पर झरने हैं, कहीं पर नदी बह रही है, कहीं पर पहाड़, कहीं पर गुफा, कहीं पर बादल। देखोगे वहां पर तुरंत धूप निकल आती है, तुरंत बादलों से आसमान भर जाता है। इस प्रकार से आगे जितेन नारगे जो है उसका ड्राइवर है लेखिका का और युमथांग के लिए जब वो लेखिका आगे बढ़ती है तो आगे कुछ दूर आगे जाने के बाद देखती है
कि पैरों में बौद्ध पताकाएं लगी हुई हैं। सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वहां नेपाली लोग भी रहते हैं। तो चीन तरफ देखोगे, चीन है, तिब्बत है कि नहीं, ये सब जो देश हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। और चूंकि वो सीमावर्ती इलाका है सिक्किम, और भारत की सीमा पर वो सिक्किम जो राज्य है, उसके बाद फिर चीन की सीमा आ जाती है। तो सिक्किम में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में तुमने सुना होगा। ये बौद्ध धर्म क्या है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, यहाँ पर पूरे संसार में बहुत से धर्म हैं। उन धर्मों में बौद्ध धर्म भी भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ जो धर्म चला हुआ बौद्ध धर्म कहलाता है। भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा, तुम सबने सुना होगा। कपिल वस्तु के रहने वाले थे भगवान बुद्ध। सिद्धार्थ बचपन का नाम था और बचपन से बड़े ही चिंतनशील थे। उनके पिता को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे राजपाट को कौन संभालेगा, क्योंकि उनका जो पुत्र था सिद्धार्थ बड़ा ही चिंतनशील था और राजपाट में मन लगाने से वो कतराता था। तो इस स्वाभाविक है कि पिता को चिंता होगी, और जो चिंता थी वो सही चिंता थी। क्यों? आगे चल करके वही सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया और सोचा कि जीवन जो है वो क्या कहता है कि मोह माया में फंस जाने के बाद बर्बाद हो जाता है और हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए सत्य क्या है, इस सत्य की खोज के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना राजपाट त्याग दिया, सबको त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, बच्चे को त्याग दिया और गृह त्याग करके वो सत्य की खोज में निकल पड़े। और कहा जाता है कि भगवान वो बुद्ध घूमते घूमते कहाँ आए? बोध गया आए, जहां पर उन्हें क्या कहता है कि बोध हुआ, इसलिए नाम है बोध गया। बोध का मतलब ज्ञान। उनको ज्ञान हो गया कि यह जीवन क्या है, सत्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, इन सब को साथ लेकर के वो चले और उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि जीवन को जो है शांति की ओर ले जाना चाहिए और भाग दौड़ की जिंदगी अच्छी चीज नहीं है, इससे जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जीवों पर करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन सिद्धांतों का पालन करते हुए भगवान बुद्ध ने जो धर्म चलाया वही बौद्ध धर्म कहलाया। और क्या कहता है कि सिक्किम में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो लेखिका जब जा रही है तो देखती है कि श्वेत पताकाएं जहां तहां टंगी हुई है। तो लेखिका ने गाइड से पूछा, ड्राइवर से, जितेंद्र से, कि भाई बताओ ये पताकाएं क्या है? जितेंद्र ने कहा, मैडम ये बौद्ध पताकाएं हैं, श्वेत हैं, उजले हैं। जब कोई मर जाता है बुद्ध धर्म का मानने वाला व्यक्ति, तो उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ये 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। और ये पताकाएं धीरे 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 स्वतः नष्ट भी हो जाती हैं।
उसे कोई उतारता नहीं। तो आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं वहां पर लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है तो बौद्ध पताकाएं 108। अच्छा, इसके बाद अन्य रंग की भी पताकाएं वहां पर फहराई जाती हैं। तो अन्य रंग की लाल पीले रंग के भी पताकाएं फहराई जाती हैं। तो विशेष अवसर पर मान लो कि जो कोई संस्कार होता है, अन्य तरह का कोई उत्सव होता है, खुशी का वातावरण रहता है, तो खुशी के क्षणों में भी लोग वहां पताकाएं लटका देते हैं, लेकिन वो दूसरे रंग के होते हैं। आगे देखो, जीप पर जो है दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई है और लेखिका ने पूछा यह किनकी तस्वीर है। तो नार्गे ने बताया कि यह दलाई लामा की तस्वीर है। तुम जानते हो कि दलाई लामा जो है वो बौद्ध धर्म के गुरु हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत देश में रहते हैं तो तिब्बत के रहने वाले